एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स हम किन्हें कहते हैं और इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया कि एसिड्स क्या होते हैं एंड बेसिस क्या होते हैं, है ना। तो एसिड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि H+ आयन को रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम, एंड बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं इन द एक्वस मीडियम। ठीक है, तो एसिड्स एंड बेसिस की ये बात हो गई। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, क्योंकि हम देख के तो नहीं बता सकते। और हाँ, हमने टेस्ट का डेफिनेटली पढ़ा है, बट टेस्ट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। टेस्ट से हम बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है एसिड्स क्या होते हैं, सार, खट्टे होते हैं, एंड जो बेसिस होते हैं ये बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। बट क्या हम सारे एसिड्स को खा सकते हैं? आपने एसिड अटैक तो सुना होगा, उसमें जो एसिड यूज होता है ना, वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। तो क्या ऐसे एसिड्स को हम पी सकते हैं कभी भी? बिल्कुल नहीं। तो हम ऑब्वियसली टेस्ट करके ना नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो उस केस में जब हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेट करने का मतलब बताना, है ना। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, और ये कैसे बताते हैं? तो ये दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो कलर चेंज के बेसिस पे, दूसरा ये स्मेल चेंज के बेसिस पे हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग देख लो क्या है। Indicators are those substances that tell us whether a substance is an acid and नहीं, is an acid or a base. Is this clear? अब indicators can be classified into three categories mainly. First is natural indicator, second is synthetic indicator, and third is olfactory indicator. ठीक है, अब मैंने आपको बताया that indicators can detect, ठीक है, और टेल वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ कलर एज वेल एज स्मेल। बोथ दीज टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द कलर चेंज। But olfactory indicators are those indicators which tell us whether a substance is acidic or basic on the basis of the odor और what we call smell। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओडर यानी कि स्मेल के बेसिस पे हमें बता सकता है। O फॉर ऑल्फैक्टरी, O फॉर ओडर। ठीक है, एंड यहाँ पर ये दोनों हमें कलर चेंज के बेसिस पे बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो यहाँ पर देखो, नेचुरल, नाम में ही नेचर छुपा है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स हैं, लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस कहाँ से ऑब्टेन होता है? लाइकेन से। ठीक है, आपको पता है एयर पोल्यूशन चेक भी हम लाइकेन की हेल्प से कर सकते हैं। लाइकेन देखा है ना सभी लोगों ने? नहीं देखा, एक बार गूगल में डेफिनेटली सर्च करना और अपने आसपास लाइकेन ढूंढने का ट्राई भी करना। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद है हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक सभी लोगों को पता है, हल्दी घर में खाना बनाने में यूज करते हैं ना। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है, बहुत ही सिंपल सा, आप लोग इसको ट्राई भी डेफिनेटली कर सकते हो। आप क्या करना, आप लोग लेमन जूस लेना। ठीक है, तो लेमन आपको मैंने बताया था उसमें सिट्रिक एसिड होता है, विच मीन्स वो एसिडिक है। तो उसमें हल्दी डालना, उसका कलर चेंज नहीं होगा। फिर आप क्या करना, फिर सोप ले लेना। ठीक है, सोप को पानी में डालना, सोप होता है नेचर में बेसिक, उसमें हल्दी डाल देना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और वो कलर क्या है आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स।
उसके बाद सिंथेटिक या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स, विच मीन्स ऐसे इंडिकेटर्स जो कि लेबोरेटरी में हम लोगों ने प्रिपेयर कर रखे हैं। दो एग्जांपल्स हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। उसके बाद है थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें अनियन होता है, वेनिला एसेंस होता है, ये सारे ऑल्फैक्टरी में हमारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अब जो कलर चेंज है या फिर स्मेल चेंज है, ओडर चेंज है, ये पूछा भी जाता है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक टेबल बना रखा है, वो टेबल आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। अब देखो लिटमस तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बता ही दिया था। एसिड जो होता है हाईली डेंजरस होता है। डेंजर का सिग्नल क्या होता है, दैट इज उसका कलर क्या होता है, रेड होता है ना। कभी भी डेंजर का आपने सिग्नल देखा होगा, सिंबल देखा होगा, तो उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। एसिड भी डेंजरस है, तो यहाँ पर विच मीन्स एसिड ब्लू लिटमस को क्या करता है, देखो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा डेंजरस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बेस की बात करूं, सो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो ये क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर, तो बेसेस क्या होते हैं, बिटर भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं। तो ऐसे लर्न करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी और भूलोगे भी नहीं कभी। बी 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 ऐसे लर्न कर लेना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, डायग्राम भी हमने देख लिया। उसके बाद इस टेबल पे आ जाओ। द टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको न्यूट्रल सोल्यूशन यानी कि जो उसका नेचुरल कलर है वो भी पता होना चाहिए, एज वेल एज एसिड में वो क्या कलर दिखाएगा, बेस में वो क्या कलर दिखाएगा, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिटमस की बात करते हैं। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन की हम बात करेंगे तो उसका जनरली जो कलर होता है ना, वो पर्पल होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो लिटमस पेपर्स आते हैं वो ब्लू कलर के भी होते हैं और रेड कलर के भी होते हैं। जो एसिडिक मीडियम है उसमें क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, लर्न करा दिया है अभी। और बेसिक में क्या होगा, जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। फिर हल्दी की बात करें, उसका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। एसिडिक में अभी मैंने बताया कि इसका कलर येलो ही रहेगा। चाहो तो जो अभी एक्सपेरिमेंट बताया था घर पे कर लो तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा फिर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक सोल्यूशन की तो उसमें कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। एग्जैक्टली डार्क रेड नहीं होता है बट ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो मिथाइल ऑरेंज, नाम में अगर ऑरेंज छुपा है तो इसका न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर भी क्या होगा, ऑरेंज होगा, ठीक है। फिर देखो अगेन वही चीज, यहां पर डेंजर का सिग्नल है ना, तो यहां पर सेम वही चीज अप्लाई कर दो। तो यहां पर एसिडिक मीडियम में इसका कलर भी क्या हो जाएगा, रेड, और बेसिक में क्या हो जाएगा, इसका कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो फिनोफ्थलीन, अब ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। जैसे पानी है कलरलेस है ना, वैसे ही सेम फिनोफ्थलीन भी कलरलेस होता है। एसिडिक में ये कलरलेस ही रहता है। जैसे ये येलो था, येलो ही रहा, वैसे ही ये कलरलेस है, ये कलरलेस ही रहा, ठीक है। जबकि बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर पिंक हो गया। फिर किसी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को आप ले लो, अनियन ले लो, वेनिला एसेंस ले लो, क्लोव ऑयल ले लो, ये जितने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। मतलब अनियन की कैसी स्मेल होती है हमें पता है ना। अब ऑब्वियसली स्मेल को हम एज अ कलर तो लिख नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसीलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिखा है कि उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो स्मेल रहती है एसिडिक में। जैसे इसका कलर रहा, इसका कलर रहा, ये कलरलेस था, कलरलेस ही रहा, ये येलो था, येलो ही रहा, वैसे ही स्मेल थी, स्मेल ही रही एसिडिक में। जबकि वो स्मेल वैनिश हो गई, खत्म हो गई, कहां पर, बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है। तो आई होप यार ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने ट्राई करा है कि आप लोगों को लर्न हो जाए, तो ये लर्न कर लेना है अच्छे से। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंटेक्स का। जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं मैं साथ के साथ लेते जा रही हूं, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, और तीसरे में है हमारे पास बेसिक सोल्यूशन। Respectively, if you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अब देखो ये वाली टेस्ट ट्यूब, ये वाली टेस्ट ट्यूब और ये वाली टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन तीनों में कुछ लिक्विड्स हैं एंड ऑब्वियसली ये सब कलरलेस होंगे, तो हम देख के नहीं बता सकते हैं और टेस्ट तो ऑब्वियसली हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड है। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही गिवन है। अब देखो क्या होगा, अगर रेड लिटमस पेपर को मैं किस में डाल दूं,
मान लो इसमें डाल दूं और इसमें रखा हुआ है बेस, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर को मैंने अगर एक बेस में डाल दिया तो ये टर्न हो जाएगा किसमें, ब्लू में, ठीक है। जितना पोर्शन मैंने डिप करा है उतना पोर्शन ब्लू में टर्न हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इसी रेड लिटमस पेपर को मैं इसमें डालती और इसमें डालती, मान लो इसमें एसिड है और इसमें है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है, कोई इसमें आयन नहीं होता है, तो ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक, ये न्यूट्रल होगा। तो हमें पता है जो रेड लिटमस पेपर है न्यूट्रल में भी कलर चेंज नहीं करता है और एसिडिक में भी कलर चेंज नहीं करता है, इन दोनों में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, इसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो इजीली तीन में से मैंने एक को तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, विच मीन्स जिस भी टेस्ट ट्यूब में द कलर चेंज टू ब्लू दैट कंटेन्स अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रेड ही लिटमस है और ये दोनों में ही अगर मैं रेड डालूंगी तो मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश तो कर ही नहीं सकती हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। इसमें देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इतना पोर्शन क्या हो चुका है, इतना पोर्शन हो चुका है ब्लू, है ना। तो नाउ वी विल पुट दिस ब्लू पोर्शन ऑफ द रेड लिटमस पेपर, क्योंकि पेपर का कलर तो रेड ही है बट उसका कुछ पोर्शन ब्लू हो चुका है। सो वी विल पुट the portion of the red litmus paper that turned blue in both the remaining test tubes now, ठीक है। Once we do that, we will see that in one of the test tubes, this blue color again changes to red. और वो किस में होगा, वो उस टेस्ट ट्यूब में होगा दैट कंटेन्स एन एसिड, वेयर एज जो हमारी थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ना रेड लिटमस पेपर जब मैंने डाला तब कोई चेंज हुआ, ना मैंने जब ये ब्लू वाला पोर्शन डाला तब कोई चेंज हुआ, विच मीन्स वो है न्यूट्रल एंड दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। तो ईजिली हमने क्या करा, हमने तीनों टेस्ट ट्यूब्स में जो भी लिक्विड्स रखे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया ओनली बाय द हेल्प ऑफ अ सिंगल रेड लिटमस पेपर। सेम अगर मैं क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछ लूं, मैं कह दूं कि आपको गिवन है एक ब्लू लिटमस पेपर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सेम आंसर रहेगा ना आपका कि ब्लू लिटमस को मैं सबसे पहले आप किस में डालूंगी बताओ, एसिड में, ठीक है। मतलब हमें नहीं पता किस में एसिड है तो हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे। जिस भी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पोर्शन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, उसमें क्या होगा बताओ, उसमें एसिड होगा। बाकी दो बचे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो रेड पेपर है, ठीक है, रेड पोर्शन है इस ब्लू लिटमस पेपर का, इसको रिमेनिंग दो में डालूंगी जिसमें भी ये वापस से ब्लू में चेंज हो गया, उसमें बेस है, और तीसरा जो बच गया उसमें ऑब्वियसली डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। चल नेक्स्ट पे आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम रिएक्शंस यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हर केस में सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्यों? बिकॉज ये जो भी मेटल है ना ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर कोई भी मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो वो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। जो एंटायर रिएक्टिविटी सीरीज है वो पूरी मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखी है ट्रिक के साथ, तो उसको डेफिनेटली लर्न कर लेना। तो यहाँ पर जो भी मेटल है अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को इट विल डिस्प्लेस, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो जिंक ने रिएक्शन करी H2SO4 के साथ, हाइड्रोजन को कर दिया डिस्प्लेस, यहाँ पर खुद जिंक सल्फेट बना दिया, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो बस ये रिएक्शन हो गई, वेरी सिंपल। अब देखो अगर मैं बात करूं बेसिस की, तो सारे जो हमारे बेसिस है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? ये हमारे पास नेचर में बेसिक होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज मैं बता देती हूं। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे मेटल्स होते हैं, उनको एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। एल्कली टर्म कब यूज होता है, बताया था, बेसिस के लिए। ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनको एल्कली कहते हैं। तो एल्कलाइन मेटल्स कह रहे हैं विच मीन्स बेसिक। तो हमें यहां से पता चल रहा है मेनली कि मेटल्स नेचर में बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज बेसिक है तो वो ऑब्वियसली एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगी, बेस के साथ तो रिएक्ट कर नहीं सकता है ना। चलो
ये समझ गए। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं कह रही हूं कि मेटल तो बेसिक है, तो यहाँ ये बेस के साथ रिएक्ट कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो दोनों नेचर दिखाएंगे, ठीक है, एसिडिक नेचर भी दिखाएंगे और बेसिक नेचर भी दिखाएंगे। सारे मेटल्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर पोटेशियम की रिएक्शन करा दो तो नहीं होगी, ठीक है, पोटेशियम की रिएक्शन आप बेस के साथ कराओगे, नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप सोडियम की करा दो, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है। वो तो नेचर में कैसे होंगे, वो बेसिक होंगे, तो वो सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। वो एसिड के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ नहीं कर सकते हैं। तो हमें मैम कैसे पता चलेगा कौन सा एम्फोटेरिक है? 3 बता रही हूं, ये तीनों ही बस आपको देखने हैं, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। और भी होते हैं बट वो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, तो अभी मुझे यार बताने की ज़रूरत नहीं है वो आपको। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ये 3 आपको लर्न करने हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, एल्यूमिनियम भी कर सकता है, लेड भी कर सकता है। इन तीनों के अलावा अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन तो क्लियर हो ही गई थी कि कोई भी जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकता है। बट अगेन कंडीशन है ना यहाँ पर भी कि ये जो मेटल है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। सिल्वर है वो भी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, गोल्ड भी नहीं करेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सिमिलरली यहां पर भी हमने देखा कि सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे। यहां पर कुछ तो हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक हो गया है। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? हमारे पास सिर्फ ऐसे ही मेटल्स रिएक्ट करेंगे जो नेचर में एम्फोटेरिक है। कौन से हैं वो एम्फोटेरिक, वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सॉल्ट है ना, दिस इज नॉट द यूजुअल सॉल्ट जो जनरली फॉर्म होता है। जिंक ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पर बना Na2ZnO2। इसका नाम क्या है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इसको हम बोलते हैं। ये क्या है? जिंक सल्फेट है, बट ये क्या है? सोडियम जिंकेट है, Na2ZnO2। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पर NaAlO2 जब एल्यूमिनियम के साथ होती है रिएक्शन तो ये बनता है। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट है। सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, दोनों ही रिएक्शन में एक चीज कॉमन है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर ना आपसे गैसेस का डिटेक्शन भी पूछा जाता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मैं कैसे डिटेक्ट करूंगी, कैसे मुझे पता चलेगा? तो यहाँ पर आई थिंक डायग्राम हमने लिया होगा, यस ये रहा। देखो यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स आपने लिए हैं, उसके रिएक्शन किसके साथ करा दी है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने, ठीक है। फिर हमने डिलीवरी ट्यूब से इस गैस को पास करा थ्रू अ सोप सोल्यूशन। अब जैसे ही सोप सोल्यूशन के थ्रू पास होगी तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये बबल्स के फॉर्म में ऊपर आ जाएगी। बबल्स के अंदर कौन सी गैस फिल्ड है? हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर बबल्स बने, ठीक है, इनके अंदर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। देन वी विल टेक अ बर्निंग कैंडल। कैंडल लेके जाएंगे तो यहाँ पर ना ये गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करना स्टार्ट कर देगी। तो ये होता है डिटेक्शन हाइड्रोजन का, विच मीन्स इफ अ बर्निंग कैंडल इज टेकन नियर दिस इवॉल्व्ड गैस इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। लर्न कर लो, ये पॉप साउंड, पुप करके ऐसे आवाज आती है तो इसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई होप यार सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझ ली है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है जब आप रिएक्ट करते हो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को एसिड्स के साथ। बेसिस अगेन ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, ये रिएक्शन सिर्फ एसिड्स ही दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, सेम रिएक्शन होंगी, 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। अब बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हैं कि इसको रट लो कि 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, बट कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार सभी लोगों ने लर्न कर रखी है, एक्सचेंज ऑफ आयंस जहां पर होता है ना, सेम वही चीज यहां पर भी होती है। देखो
HCl ने रिएक्शन करी सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक्सचेंज ऑफ आयंस करो। H प्लस किसके साथ जाएगा? CO3 2 माइनस कार्बोनेट के साथ जाएगा, है ना, और Na प्लस किसके साथ जाएगा? Cl माइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर क्रिस क्रॉस करो, क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि एक बहुत ही वीक एसिड होता है। ये इतना वीक एसिड होता है कि जब हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो हीट इसको मिलती है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में, और वो क्या दो प्रोडक्ट्स हैं? वो है H2O एंड CO2। बेसिकली प्रोडक्ट तो यही बनना था, बट बिकॉज इसको हीट प्रोवाइड हो गई एंड डीकम्पोज्ड, हेंस हमारे पास दो प्रोडक्ट्स H2O एंड CO2 हमको मिल गए। समझ में आया कि ये रिएक्शन क्यों अकर कर रही है? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, तो देखो यहां पर भी वही रिएक्शन हुई है, यहां पर भी वही सेम चीज होगी, क्योंकि H प्लस जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस के साथ, तो अगेन वही चीज होगी ना। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो H2CO3 यही तो फॉर्म होगा। अल्टीमेटली ये टूटेगा, क्या बनेगा? H2O एंड CO2। क्लियर हो गया? तो ये दो रिएक्शंस अच्छे से आप लोगों को देखनी है, मैंने बता दी है। इसके बाद देखो यहां पर एक और चीज हमें अब ध्यान देनी है। जैसे पिछली रिएक्शन में क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, तो इसका डिटेक्शन मैंने देखा। अब यहां पर भी तो एक गैस इवॉल्व हो रही है ना, कौन सी है वो गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस गैस का भी डिटेक्शन टेस्ट पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आ जाओ वहां पर देख लेते हैं। इस टेस्ट को हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर क्या होता है? स्लेक्ड लाइम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया है। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और स्लेक्ड लाइम होता है ये। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करा देते हो, लैब में प्रिपेयर करते हो, उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। अब इस लाइम वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं? हम इस गैस को पास कर देते हैं, जो गैस इवॉल्व हुई है, विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन वी पास दिस इवॉल्व्ड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो दिस स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। एंड ये मिल्की क्यों अपीयर करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यहां पर HCl ले रखा है, सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, रिएक्शन होगी, कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ इवॉल्व होती है, तो हम ऐसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या होती है? देखो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कोई भी कोक की बोतल लाते हो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, जैसे ही खोलते हो तो फिस सा साउंड आता है, और जो गैस है ना बबल्स के फॉर्म में ऊपर को आती है, एंड देन वो सेटल हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो जो गैस आ रही है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो फिनोमेना हो रहा है ना कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, फिस साउंड आ रहा है, इट इज कमिंग अप, इसी को हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज भैया हमने समझ ली है। अब उसके बाद एक तो मैंने ब्रिस्क एफर्वेसेंस बताया है, इसके अलावा क्या हो सकता है? एक और डिटेक्शन हो सकता है। क्या? अगर आप कोई भी बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाओगे, आपको पता है CO2 को हम एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। सो बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, सो इट विल एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल, विच मीन्स वो उसको बुझा देगी। समझ में आ गया? तो दो ये हो गए हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द एक्चुअल टेस्ट जो आपको लिखना है, वो तो बस ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये एक्चुअल टेस्ट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वील पास द गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, सो इट विल टर्न मिल्की। द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर्ड PPT प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये सेम रिएक्शन यार पिछले चैप्टर में पढ़ी है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हमने कहा था मार्बल होता है, लाइमस्टोन होता है, एक्शेल्स का फॉर्मूला भी यही है, यही तो है वो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका व्हाइट कलर का PPT बनता है, जिसकी वजह से मिल्की दूध जैसी अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? अगर ये जो मिल्की अपीयरेंस आई है, इसमें मैं एक्सेस में CO2 पास करते जाऊं तब क्या होगा? तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ये मिल्की अपीयरेंस आ गई इसकी वजह से। अब इसमें मैंने क्या करा? एक्सेस में CO2 पास करा, और ऑलरेडी प्रोडक्ट में पानी तो बना ही हुआ है, तो इनकी रिएक्शन होगी और ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, ये सॉल्यूबल होता है पानी में, मतलब घुलता है। ये तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट है ना, तो ये घुलेगा नहीं, है ना, ये इनसॉल्यूबल है। बट व्हेन यू विल पास CO2 in excess, so it will become soluble due to the formation of calcium hydrogen
कार्बोनेट, ठीक है, एंड हेंस द मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर्स। यहाँ पर जो मिल्की अपीयरेंस है वो अब डिसअपीयर हो जाएगी। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। वेरी वेरी सिंपल है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और पानी बना देंगे, एंड इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई भी एसिड ले लो, यहाँ पर एसिड तो हम दूसरा लेंगे, एसिड H2SO4 में ले लेती हूँ, बेस ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनकी रिएक्शन करा दो। अगेन ये भी क्या है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। सो पोटेशियम चला जाएगा सल्फेट के साथ तो K2SO4 बनेगा, H+ चला जाएगा OH- के साथ तो क्या बन जाएगा, H2O। ये रिएक्शन हो गई, इसको कर लो बैलेंस। ये 2 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए हैं 4, सो इट विल बी 2 हेयर एज वेल। 4 हो गए हैं, 4 यहाँ, 4 6, ठीक है, तो ये डन हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर HCl ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो, सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो बन जाएगा, और H2O पानी बन जाएगा। तो कोई भी एसिड कोई भी बेस की आपस में रिएक्शन करवा दो, यहाँ पर सॉल्ट और पानी ही बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑल्सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज एक्सचेंज ऑफ आयंस इज अकरिंग, ठीक है। चलो उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, वापस रिपीट नहीं करूंगी, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक है, दैट इज व्हाई दे रिएक्ट विद एसिड्स, और ये बेसिक है इसीलिए बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बट कर भी सकते हैं, उसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताई, एम्फोटेरिक की कंडीशन है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है बेस के साथ भी, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, तो ये एम्फोटेरिक की कंडीशन हो गई। बट हम इन जनरल कह रहे हैं, सो इन जनरल अगर मैं कहूँ तो बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो दे विल रिएक्ट विद एसिड्स, एंड व्हाट विल दे फॉर्म, बेस और एसिड को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी, तो सॉल्ट और पानी ही यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन हो गई। कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है ना, कलर क्या होता है इसका, ब्लैक, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कॉपर होता है रेडिश ब्राउन, हीट करते हो कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो उसमें अगर आप HCl ऐड कर दोगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, अगेन ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड। कलर क्या होता है, कलर पूछा जाता है, सो इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, पानी, बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, ऑब्वियसली नेचर में एसिडिक होंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड्स क्या थे हमारे पास बेसिक, वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, ऑब्वियसली एसिडिक होंगे, है ना। तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी बेसिस के साथ, सेम रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ भी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि नेचर में एसिडिक है। इसकी रिएक्शन हो रही है एक बेस के साथ। अभी जस्ट ये रिएक्शन हमने देखी थी, क्या बन रहा था, सॉल्ट और पानी बन रहा था, तो बस ये रिएक्शन हो गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अच्छा, तो यहाँ पर जो टॉपिक है देखो सारे हमने देख लिए हैं, यही रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को देखनी है, पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं हमारे NCERT इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के, इनको हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है, वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। देखो ब्रास एक एलॉय होता है और इसमें भी कॉपर होता है, कॉपर और जिंक का जो एलॉय होता है ना वो ब्रास कहलाता है। तो इसमें मेटल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी ये क्या है, मेटल है। अब हमें पता है जो कर्ड या कोई भी खट्टी चीज होती है उसमें क्या होता है, एसिड। तो when these metals they react with the acid they form toxic substances, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, आप इन खट्टी चीजों को इन मेटल्स में रख दोगे, ठीक है, इन मेटल के कंटेनर्स, इन मेटल के वेसल्स में जब रख दोगे तो वो मेटल इन एसिड्स के साथ, इन सार सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल form such salts which are very very toxic in nature, so they will form toxic substances। आपने देखा भी होगा वैसे घर में, जैसे पीतल है उसमें आप कुछ रख देते हो, है ना, तो उसमें से बहुत ही अजीब सा टेस्ट आने लगता है। क्यों आने लगता है, एक बार वैसे मैंने भी बचपन में ट्राई करा था। जो पीतल होता है हमारे पास उसमें आप कभी मैगी बना के ट्राई करो, ठीक है, जब मैगी बनाओगे ना कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे, फिर खाओगे, बहुत ही बुरा स्वाद आता है।
मैं ऐसा सोचती थी कि क्यों आ रहा है, फिर बाद में जब ये पढ़ा तब हमें पता चला कि क्यों आ रहा था वो स्वाद, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए हम कभी भी कर्ड या सार सब्सटेंसेस को कॉपर या फिर ब्रास के वेसल्स में नहीं रखते, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन गैस ही हर केस में इवॉल्व होती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। जिंक की रिएक्शन HCl के साथ हो गई, जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ये हो गई बैलेंसिंग, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ये भी अभी हमने देखा, दैट वी विल टेक अ बर्निंग कैंडल नियर टू दिस इवॉल्व्ड गैस एंड वी विल सी दैट दिस गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दिस इज द डिटेक्शन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एफरवेसेंस। अभी मैंने आपको बताया था एफरवेसेंस या ब्रिस्क एफरवेसेंस जिसको हम कहते हैं, ये तभी प्रोड्यूस होती है जब गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, ठीक है, ये भी हमें पता है, ऑब्वियसली ये CO2 गैस ही करेगी। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride, ठीक है। CO2 गैस तो बन ही रही है, इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड भी बन रहा है। अब ये कब बनेगा, जब यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है। ये एसिड है, एसिड को मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊं जिसमें कैल्शियम भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली आयन कैल्शियम का आ रहा है, तो यहाँ भी कैल्शियम का कुछ होगा सब्सटेंस, है ना। ऐसा क्या कंपाउंड होना चाहिए कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पर कोई मेटल कार्बोनेट होना चाहिए या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट ले सकती हूँ ना, बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी। तो CaCO3 मैंने ले लिया, HCl के साथ रिएक्शन कराई। अब मैं देखती हूँ कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या नहीं। कैल्शियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, बिल्कुल CaCl2 बनेगा, और हमें पता है ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है जो टूटता है, तो H2O और CO2 ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, विच मीन्स क्लियरली, ये मैंने लिख दिया है, इसको बस बैलेंस करना बचा है, कर लेते हैं। तो क्लियरली हमें पता चल गया है कि हमारे पास ये सब्सटेंस क्या था, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट था। अगर यहाँ कैल्शियम के बदले कुछ और भी है, तो विच मीन्स यहाँ पर बस आपको मेटल चेंज करना है, अल्टीमेटली होगा वो कार्बोनेट ही, ठीक है, समझ में आ गया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, ये हमने लिख दी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, बिल्कुल आप लोग ले सकते हो, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो भी अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम ये तीन ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये कन्वीनियंट इक्वेशन रहती है, इसीलिए हम इसी को लिखते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो देखो ये पूरा टॉपिक हमने कर लिया है अच्छे तरीके से, एंड ऑल्सो वी डिस्कस द इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। ऑल्सो आई विल बी कवरिंग मैथ्स की भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो यार आप लोग डेफिनेटली चेक करना उन वीडियोस को, शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, पूरा चैप्टर एक साथ अभी हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक साथ सब कुछ पढ़ने का मन स्टार्टिंग में यार हम लोग का नहीं ही करता है, तो ऐसे ही बस टॉपिक वाइज वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे। आप लोग लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।